Hello, good afternoon, everyone. ओके, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्लास जो है वो है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के ऊपर। ठीक है, ये जावा का एक सेकंड चैप्टर हम देखने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्टर क्या होता है और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन जावा। A constructor in a Java is a special method that used to initialize the object. कंस्ट्रक्टर वो मेथड होती है या फिर स्पेशल मेथड होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इनिशियलाइज। द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड। अगर आप किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, अगर किसी क्लास का एक आप क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, सॉरी, उस क्रिएटेड ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। वहीं पे डिस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट गेट्स ऑटोमेटिकली, दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली एज सुन एज द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फिनिश। तो डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को किल करता है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करता है, किल करता है। A destructor is called to deallocate and free the memory. Deallocate करना मतलब जो मेमोरी ऑक्युपाई करता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग रन टाइम, उसे वहां से रिमूव कर देना। तो जैसे उसे रिमूव कर देता है तो वहां से मेमोरी जो है फ्री हो जाती है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, लर्निंग आउटकम, यू विल लर्न व्हाट इज कंस्ट्रक्टर इज। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड लास्ट, यू विल लर्न व्हाट द कंस्ट्रक्टर इज। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इन जावा। अ कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो सिमिलर होती है किससे, मेथड से, या ऑलमोस्ट मेथड जैसे ही दिखते हैं। इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। अगर किसी क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया गया है तो उस टाइप पे यहाँ पे क्या क्रिएट किया जाता है, एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है जो उस ऑब्जेक्ट को क्या ऑक्युपाई करवाता है, मेमोरी ऑक्युपाई करवाता है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए मेमोरी जो है एलोकेट की जाती है जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग द न्यू कीवर्ड, एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो एक कंस्ट्रक्टर को वहां पे क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। इट कॉल्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। अगर किसी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर अगर आपने डिफाइन नहीं किया है तो वहां पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम का एक कंस्ट्रक्टर होता है, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। डिफॉल्ट मतलब पहले से ही कंस्ट्रक्टर रहता है हमारे पास, तो उस कंस्ट्रक्टर को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। इन सच केस द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। तो जावा का जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट से अपने को एक कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड करवाता है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, वेट, स्क्रीन शेयर किया था मैंने पहले ही। ओके ओके, स्क्रीन फिर से डिस्कनेक्ट हो गई है, मुझे पता नहीं था, सॉरी। अब चेक, आई थिंक अब आप सबके इसमें स्क्रीन अवेलेबल होंगी। अच्छा, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी थोड़ी देर पहले, मतलब क्लास एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया हूँ। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं, लर्न कोच की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ। A constructor in Java is a special method that is used to initialize the object. ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम यहाँ पे किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर को हम तब कॉल करते हैं जब एक इंस्टेंस जो है उस क्लास का क्रिएट किया जाता है। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है, उस टाइम पे क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। A destructor is a special method that gets called automatically as soon as the life cycle of an object is finished. अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना काम कर रहा है उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो उस ऑब्जेक्ट को जैसे एग्जिस्टेंस से रिमूव किया जाता है उस टाइम पे इस डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। किसे कॉल किया जाता है, डिस्ट्रक्टर को, जो उस ऑब्जेक्ट को मेमोरी के पूल में से रिमूव कर देता है। अब उस मेमोरी के पूल में से उस ऑब्जेक्ट को जब आप रिमूव करते हो तो उसने जो मेमोरी एलोकेट की थी उसे डी एलोकेट की जाती है और मेमोरी को क्या किया जाता है, एट द एंड फ्री किया जाता है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर।
इन जावा द कंस्ट्रक्टर इज अ ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। ये मेथड के जैसा ही होता है, मेथड जैसा ही दिखता है ये। इट इज कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। इंस्टेंस को भी क्लास के हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, मेमोरी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड इन द मेमोरी। जब आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी जो है एलोकेट की जाती है। तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? न्यू कीवर्ड का। ये न्यू कीवर्ड क्या करता है? बेसिकली उस कंस्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट को मेमोरी ऑक्युपाई करके देता है। अगर आप एग्जीक्यूशन के टाइम पे, ठीक है, मतलब आप इनिशियलाइजेशन के टाइम पे किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते हैं, तो जावा वर्चुअल मशीन का जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे जो है किसे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। किसे कॉल करता है? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। तो ये आपके यहाँ पे देखने को मिलेगा। इट कॉल्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इफ देयर इज नो कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन द क्लास। इन सच केस द जावा कंपाइलर प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है प्रोवाइड किया जाता है। देखिएगा रूल्स क्या होते हैं कि जब आप एक किसी जावा कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं, याद रखिएगा। पहला रूल ये कहा जाता है कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो है क्लास के नेम से मैच होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर का नेम किससे मैच होना चाहिए? क्लास के नेम से मैच होना चाहिए। सेकंड चीज, अ कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर का किसी भी तरीके का एक रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इवन वॉइड भी नहीं। ठीक है। सेकंड, जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये एक कीवर्ड है जो हम आगे चल के देखने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्रिएट करने के लिए। ना ही वो स्टैटिक होना चाहिए, ये भी हम आगे देखेंगे। ना ही वो फाइनल होना चाहिए, दैट इज द कांस्टेंट होना चाहिए। और ना ही सिंक्रोनाइज्ड, तो ना ही वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर ना ही फाइनल हो सकता है, ना ही स्टैटिक हो सकता है, ना ही एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, या फिर सिंक्रोनाइज हो सकता है। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ जावा कंस्ट्रक्टर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा। वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट करें। तो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, इसे क्लोज कर लेते हैं। हमारे क्लासेस कहाँ पे हैं? ओपन में शो मोर ऑप्शन, ओपन विद कोड। ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, मेन डॉट जावा नाम की हमारे यहाँ पे क्लास है, तो इसी को हम एग्जाम्पल में यूज करते हैं। इसे रिमूव कर देते हो यहाँ से, इसे नहीं करते हैं। एक नई क्लास क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्टर इन जावा डॉट जावा। ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे पब्लिक क्लास क्रिएट की गई जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करते हैं जिसका नाम है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स डन। यहाँ पे हमने एक मेन मेथड क्रिएट किया। यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया? एक मेन मेथड क्रिएट किया, जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेन मेथड है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं और एक क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास माय क्लास। ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डिफाइन नहीं करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स आपको देखने को मिलता है। ये हमारी मेन क्लास फाइल है। ठीक है, उसका हमारी ये मेन मेथड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी एक सेकंड क्लास है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो देख सकते हैं। ठीक है। माय क्लास, माय क्लास इक्वल्स टू न्यू माय क्लास। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक मेथड है, यहाँ पे एक क्या देखने को मिलती है? मेथड देखने को मिलती है। इस मेथड को यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है। आप देख सकते हैं इस मेथड को यहाँ पे मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा है। नहीं लिखने के बावजूद भी यहाँ पे ये मेथड ऑटोमेटिकली मुझे आके मिलती है। इस मेथड को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। अब देख सकते हो ये कंस्ट्रक्टर जो है एग्जैक्टली इसके क्लास के नेम से मैच करता है। ये मेथड का जो नेम आपको देखने को मिलता है, ये किससे मैच करता है? इस क्लास के नेम से मैच करता है। ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। ये कुछ इस तरीके से होता है। डन। तो आप देख सकते हैं ये मेथड हमने यहाँ पे कॉल किया।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे माय क्लास में, यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ये जो मेथड है, ठीक है, यहाँ पे अभी हमने इसे यहाँ पे क्रिएट किया है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे इस मेथड को ऑटोमेटिकली कॉल किया गया था, ठीक है, ये हमने डिफाइन नहीं किया था तब भी। रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जावा वर्चुअल मशीन जो होती है उसका जो कंपाइलर होता है, वो अगर आप इसी क्लास में किसी कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं करते, मान के चलिए इस तरीके से, तो वो ऑटोमेटिकली उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, ऑटोमेटिकली उसे क्या कर लेता है, उसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। तो ये रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो कंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलता है इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसे हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इस कंस्ट्रक्टर के साथ आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेंगी, जिसे कहते हैं वॉइड, एक रिटर्न टाइप है, वॉइड देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, इंट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, फ्लोट देखने को नहीं मिलता है। दिस आर द रिटर्न टाइप, दिस आर द रिटर्न टाइप, मतलब ये फंक्शन किस तरीके की वैल्यू रिटर्न करिए। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशलाइज फंक्शन होता है या मेथड होता है जो किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो पहला सेट ऑफ रूल आपको याद रखना है, एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी, कंस्ट्रक्टर नेम शुड, क्या लिखेंगे, सॉरी फर्स्ट रूल हम लिखते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर शुड नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, कंस्ट्रक्टर किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करनी चाहिए, नॉट इवन वॉइड, इवन ये वॉइड भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, पहला रूल आपको याद रखना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नेम मैचेस विथ क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर का नेम किससे मैच करना चाहिए, क्लास नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और एक रूल देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जावा कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी अब्स्ट्रैक्ट, वो अब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो फाइनल भी नहीं होना चाहिए और सिंक्रोनाइज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर कांट बी एब्स्ट्रैक्ट, फाइनल, स्टैटिक और सिंक्रोनाइज, ये क्या होता है सब आगे क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो फाइनल तो ये अपने इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अपनी जो मेथड है वो कांस्टेंट रहने वाली है। स्टैटिक विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम इसका यूज करने वाले हैं। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ये एक कीवर्ड है जो स्पेशल हम यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को क्रिएट करने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और सिंक्रोनाइज, ये सब चीजें जो है ये कंस्ट्रक्टर के साथ नहीं लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से फाइनल, ये गलत है। आपका कंस्ट्रक्टर फाइनल नहीं हो सकता है, ना ही आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है, ना ही आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है, प्राइवेट, सॉरी क्या बोलते हैं, पब्लिक बोलता, फाइनल नहीं होना चाहिए, वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है। कंस्ट्रक्टर का नेम उसके क्लास के नेम से मैच करना चाहिए, कंस्ट्रक्टर का नेम उसके क्लास के नेम से मैच करना चाहिए, और साथ ही साथ कंस्ट्रक्टर किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहिए, इवन वो वॉइड भी रिटर्न नहीं करना चाहिए, क्या रिटर्न नहीं करना चाहिए, वॉइड, ठीक है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम वैलिड कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे, डन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जो एग्जैक्टली उसके पेरेंट्स के नेम से, मतलब क्लास के नेम से क्या करता है, मैच करता है। तो इसमें कंस्ट्रक्टर के दो टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और सेकंड आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस कंस्ट्रक्टर में किसी भी तरीके की वैल्यू पास नहीं की गई है, ठीक है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर ऐसा आ सकता है जिसमें पैरामीटर हो सकते हैं, कुछ वैल्यूज पास की जा सकते हैं, ठीक है, जैसे माय क्लास, इस तरीके से इंट ए इंट पी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मैंने दो वैल्यू पास किए, एक है इंट ए इंट पी, ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है, ये क्या है, पैरामीटर्स। तो इस तरीके से अगर कंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलता है तो इसे हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये किसका एग्जाम्पल है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसे हम यूज कर सकते हैं इंट ए कॉमा बी, और यहाँ पे मैं करूंगा दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी, डन। दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी, यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस ए और बी की वैल्यू इस क्लास के ए एंड बी में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसे क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई भी पैरामीटर आपको देखने को नहीं मिलता है उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हर एक क्लास का उसका खुद का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये आपको याद रखना। हर एक क्लास का उसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। Java default constructor. A constructor is called a default constructor when it doesn't have any parameter. एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कौन सा कंस्ट्रक्टर कहते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। क्लास नेम के साथ यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस देखने को मिलेंगे विच इंडिकेट्स अ मेथड, एंड दिस मेथड हैज द सेम नेम एज अ क्लास। तो इसे हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर। ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइक वन नाम का यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया, क्लास क्रिएट किया गया है। उसी क्लास के अंदर में एक मेथड क्रिएट की गई जिसका नाम है बाइक वन, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही है। तो ऐसे इसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टर, ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर में किसी भी तरीके की वैल्यू पास नहीं की गई है, तो इसे हम कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसे हम क्या कहेंगे, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्टर देखने को मिलेगा। अब सेकंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। अ कंस्ट्रक्टर विच हैज नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उसमें कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर्स पर होंगे, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों होती है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड द डिफरेंट वैल्यूज टू डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उन्हें यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को प्रोवाइड करने के लिए आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे यूज करना पड़ता है। However, you can provide the same values also. आप सेम वैल्यू भी वहां पे क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, एक क्लास क्रिएट की गई जिसका नाम है स्टूडेंट 4। उसमें यहाँ पे आईटी और नेम नाम के दो वेरिएबल डिफाइन किए, दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर में यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया जिसका नाम है स्टूडेंट 4, जिसमें दो वैल्यूज पास किए गए, इंट आई एंड स्ट्रिंग एन। आई की वैल्यू जो है आईडी को असाइन की गई है, और एन की वैल्यू जो है वो किसे असाइन की गई है, नेम को असाइन की गई है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करोगे, ठीक है, और उसमें ये वैल्यूज पास करोगे, तो ये वैल्यूज जो है इन दो वेरिएबल्स में जाके असाइन हो जाएंगे, जिसको आप बाद में क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर का आप यूज कर सकते हो इनिशियलाइजेशन के लिए। किसके लिए यूज कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन के लिए। यहाँ पे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे हैं इनिशियलाइज करने के लिए, किसे, ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद आप कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर को आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड। ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ओवरलोड का मतलब होता है कि एक ही शख्स को अलग अलग काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक ही शख्स को अलग अलग काम करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। इसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। Constructor overloading in Java is a technique of having more than one constructor with a different parameter list. एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके साथ में बहुत डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। दे आर अरेंज इन अ वे दैट ईच कंस्ट्रक्टर परफॉर्म्स अ डिफरेंट टास्क। तो ईच कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या करता है, डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करता है। दे आर डिफरेंशिएटेड बाय द कंपाइलर बाय द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द लिस्ट एंड देयर टाइप्स। तो पैरामीटर जो आप उसमें पास कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 5 नाम का यहाँ पे क्या क्रिएट किया गया है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है, जिसमें इंट आई और स्ट्रिंग एन, ये दो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। जहाँ पे पहला वेरिएबल जो है इंटीजर वैल्यू होल्ड करता है, दूसरा वेरिएबल क्या होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड कर रहा है। और यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट 5 नाम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया है जिसमें तीन वैल्यूज पास किए गए हैं। कितने वैल्यूज पास किए गए, तीन वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज के हिसाब से कंपाइलर डिपेंड करता है कि किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अगर आप वहाँ पे तीन वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाएगा। अगर आप वहाँ पे दो वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। तो ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलता है, वाइट डिस्प्ले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन आईडी नेम एंड एज यहाँ पे प्रोवाइड किए गए अकॉर्डिंग टू द वैल्यू प्रोवाइडेड टू इट। ठीक है। So there are two types of constructor. One is the parameterized constructor and another is the default constructor. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड कर सकते हो। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो, उसमें नंबर ऑफ पैरामीटर को पास करके। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलता है। हालांकि जावा में कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, जैसे सी प्लस प्लस में देखने को मिलता है, जावा में वैसा देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे कुछ वैल्यूज को क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। चलिए वापस बढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा कोड था। इसे यहाँ पे रिमूव करता हूँ। देखिए फिर से एक बार बताता हूँ कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है। क्लास माय क्लास। ठीक है। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन कहता है कि क्लास का इनिशियल लेटर जो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है। खैर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे क्लास सम, यहाँ पे सम नाम का है, क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, इसमें एक मेथड क्रिएट करते हैं। ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इंट ए इंट बी। ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोवाइड यहाँ पे हम देंगे सिम डॉट आउट डॉट प्रिंट द लाइन ए प्लस बी, हम यहाँ पे कर देंगे। सिमिलरली और एक चीज यहाँ पे डिपेंड करते हैं, ये कंस्ट्रक्टर हमारे पास अभी नहीं है, क्लास नहीं है, तो इसे रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ पे सम ऑफ टू नंबर था पहले, अब यहाँ पे सम ऑफ थ्री नंबर कहते हैं। इंट ए इंट बी इंट सी, ये तीन नंबर हमने यहाँ पे पास किए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन वैल्यू जो ये पास कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँ तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। सम सम इक्वल्स टू न्यू सम। ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं दो वैल्यू पास करता हूँ, जैसे 10 एंड 9। ठीक है। और सेकंड यहाँ पे कॉल करता हूँ सम 2 इक्वल्स टू न्यू सम, और यहाँ पे तीन वैल्यू पास करता हूँ, 10 20 200 एंड 90। इस तरीके से तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने तीन वैल्यू जो यहाँ पे पास किए। कितने वैल्यूज पास किए, तीन वैल्यू जो यहाँ पे पास किए। ठीक है। अगर यहाँ पे इसे सेव करूं मैं और रन करूं, सेव करके क्या करूं, रन करूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कुछ इस तरीके से रिजल्ट जो है देखने को मिलता है। पहला जो सम का रिजल्ट है यहाँ पे कितना देखने को मिलता है आपको, 19 देखने को मिलता है, और दूसरे का कितना देखने को मिलता है आपको, 300 देखने को मिलता है। ये किसकी वजह से देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट की वजह से आपको देखने को मिलता है क्योंकि हमने यहाँ पे उसको इस तरीके से काम करने के लिए कहा है। देखिए दोनों मेथड का नाम सेम है, दोनों मेथड का नाम क्या है, सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज कितने एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका रिजल्ट बन रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू 2 एक्सेप्ट की जा रहे हैं, तो दोनों का एडिशन किया जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू कितने एक्सेप्ट की जा रहे हैं, 3, तो यहाँ पे तीनों का एडिशन चल रहा है। सेम मेथड का नेम है, मेथड का नेम यहाँ पे क्या है, सेम है, लेकिन काम उसका अलग है। अगर मेथड नेम सेम है और उसके काम अलग है, तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। दिस constructor is known as overloaded constructor। ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कौन से कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस कंस्ट्रक्टर इज नोन एज द ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कहते हैं, जहाँ पे एक ही कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने ओवरलोड कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे क्या देखा है, एग्जाम्पल देखा है। इसके बाद है जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्या देखता हूँ, जावा कॉपी कंस्ट्रक्टर। हालांकि कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में पॉसिबल नहीं है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आप दूसरे में पास ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे देयर इज अ नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इन जावा, however we can copy the values from one object to the another like copy constructor in C++। देखो कॉपी कंस्ट्रक्टर जावा में नहीं है, लेकिन सी प्लस प्लस में जिस तरीके से हम ये अप्रोच करते हैं ना, सेम वही अप्रोच हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जावा में भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज किस तरीके से दूसरे ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड की जाए, ठीक है। एक होता है बाय कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर से आप उसे वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड बाय असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर, तो एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे आप प्रोवाइड कीजिए। और थर्ड जो होता है बाय क्लोन मेथड, क्लोन मतलब उसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी क्रिएट की जाए। या अगर आप देखेंगे बाय कंस्ट्रक्टर का पहला एग्जांपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट 6 नाम की क्लास क्रिएट की गई है, जहाँ पे आपको ये दो वैल्यूज प्रोवाइड की गई है, इंट आईडी और नेम, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट 6 नाम के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है और वहाँ पे इन दो वैल्यूज को पास की गई, इंट आई एंड इन स्ट्रिंग एन। आई की वैल्यू आईडी को अप्लाई की गई है और एन की वैल्यू किसे अप्लाई की गई है, नेम को अप्लाई की गई है, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया गया जिसका नाम है स्टूडेंट 6। और यहाँ पे स्टूडेंट 6 को एक इसी कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे क्या किया गया, कॉल किया गया है। और उसी का मतलब स्टूडेंट 6 क्लास को ही यहाँ पे कॉल किया गया और उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कॉल किया गया। किसे कॉल किया गया, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट में ये दो वेरिएबल्स है। इस ऑब्जेक्ट में कितने वेरिएबल्स है, ये दो वेरिएबल्स है, आप देख सकते हैं। अब इन दो वेरिएबल की वैल्यू को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इन दो वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से। क्लास स्टूडेंट नाम का हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे इंट रोल नंबर, इंट एज, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, इस तरीके से ये वैल्यूज हम जो है यहाँ पे एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का हम यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे इसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हाँ, तो इन वैल्यूज को यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, इंट ए, इंट बी, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्ट्रिंग सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये थर्ड वेरिएबल है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये थर्ड वेरिएबल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंट ए, इंट बी एंड स्ट्रिंग सी, दीज आर द थ्री वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ए की वैल्यू रोल नंबर को असाइन करनी है, बी की वैल्यू एज को असाइन करनी है और सी की वैल्यू जो किसे असाइन करनी है, फर्स्ट नेम को असाइन करनी है। तो वो मैं यहाँ पे किस तरीके से करूंगा, सिंपल है। रोल नंबर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। एज इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे ये थ्री वैल्यूज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, असाइन करता हूँ। इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम, ठीक है। स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तीन वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करता हूँ। पहली वैल्यू है यहाँ पे क्या, रोल नंबर। रोल नंबर स्टूडेंट का सपोज कीजिएगा 5 है। स्टूडेंट की एज सपोज कीजिएगा यहाँ पे है 23, ठीक है। और स्टूडेंट का नेम जो है वो है कुछ इस तरीके से, राहुल। यहाँ पे ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करता हूँ, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है जाके किसे असाइन हो जाएंगी, इस वेरिएबल को जाके असाइन हो जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे और एक स्टूडेंट क्रिएट किया गया है, ठीक है। और उसी में स्टूडेंट क्लास को जो है यहाँ पे कॉल किया गया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। क्या क्रिएट किया गया, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, और एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट, ठीक है, डन। स्टूडेंट यहाँ पे हमने किया है और यहाँ पे इसी स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, एक एस नाम का,
डन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू एस डॉट रोल नंबर। ठीक है, एज इक्वल्स टू एस डॉट एज एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू एस डॉट फर्स्ट नेम। इस तरीके से तीन वैल्यूज पर यहाँ पे प्रोवाइड किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है वहाँ पे आप पास कर सकते हो, इन वैल्यूज को आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसे यूज करना चाहते हैं तो इस वैल्यूज को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंस्ट्रक्टर को जब हम यहाँ पे कॉल किया है, तो S2 नाम के यहाँ पे जो सेकंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया गया, वहाँ पे S1 नाम के ही ऑब्जेक्ट को पास किया गया। S1 नाम के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया गया, पास किया गया। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट, स्टूडेंट2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। अब मुझे वो वैल्यू वहां पे पास करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा स्टूडेंट मैंने वहां पे उसे पास कर दिया है। ठीक है, इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टूडेंट को जो है ऑब्जेक्ट को जो है ऐड किया गया है। मैंने वहां पे उस ऑब्जेक्ट को ऐड नहीं किया है। चलिए इनकी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम एक मेथड क्रिएट करते हैं, उस मेथड का नाम है void show data। ठीक है, system डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे रोल नंबर। इसी लाइन को कॉपी करते दो बार पेस्ट करते हैं, अल्ट शिफ्ट एफ, फॉर्मेट कर लेते हैं। प्रिंट लाइन में यहाँ पे सेकंड इसमें रोल नंबर की जगह पे हम क्या ऐड करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिएगा रोल नंबर की जगह पे हम ऐड करेंगे एज को। और थर्ड इसमें रोल नंबर की जगह पे ऐड करते हैं हम फर्स्ट नेम को। किसे, फर्स्ट नेम को। एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर समथिंग है, उसकी एज इतनी है, उसकी जो नेम है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। चलिए इसे सेव करते हैं। यहाँ पे शो डाटा मेथड को हम कॉल करते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ऑब्जेक्ट वन डेटा इज। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। सबसे पहले हम रोल नंबर प्रिंट करेंगे। रोल नंबर सपोज कीजिएगा यहाँ पे है कितना, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर प्लस स्ट्रिंग बैकवर्ड स्लैश टी, टैब हम देते हैं यहाँ पे, प्लस रोल नंबर के बाद हम प्रिंट करेंगे स्टूडेंट की एज। वहां पे स्टूडेंट की एज हमें प्रिंट करनी है कितनी, लगभग स्टूडेंट डॉट एज प्लस, यहाँ पे भी हम टैब देते हैं और लास्ट में प्रिंट करते हैं स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट डॉट फर्स्ट, स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, अल्ट साइड, थोड़ा फॉन्ट से छोटा। तो इसे प्रिंट करते हैं और इसी लाइन को यहाँ पे हम कॉपी करते हैं, ये दो लाइन को, और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अल्ट शिफ्ट एफ। नाउ यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन की जगह ऑब्जेक्ट टू को हम प्रिंट करते हैं और एक प्रॉपर न्यू लाइन देते हैं, स्टूडेंट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे क्या, सपोज कीजिएगा एक न्यू लाइन प्रिंट करते हैं, सेव। ठीक है, चलिए रन करते हैं। जैसे इसे रन करता देख सकते हो ऑब्जेक्ट वन में जो डेटा आपको देखने को मिलता है वो है 523 राहुल। मतलब ऑब्जेक्ट वन का डेटा क्या है, 523 राहुल, और ऑब्जेक्ट टू का डेटा क्या है, सेम 523 राहुल। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, स्टूडेंट को जब हमने कॉल किया तो जो ओरिजिनल स्टूडेंट था, जो पहला ऑब्जेक्ट था हमारा, उसी ऑब्जेक्ट को हमने वहां पे पास किया है। उसी ऑब्जेक्ट को हमने वहां पे क्या किया है, पास किया, और पास करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट का डेटा जो है हम उस कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज कर सकते हैं। उस ऑब्जेक्ट का डेटा उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यूज करने के बाद हम उससे वहां पे क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को शो भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अभी रोल नंबर कितना प्रोवाइड किया, 5। यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ, सपोज रोल नंबर 22 है, एज उसकी 23 है, और यहाँ पे नेम जो है राहुल की जगह मैं यहाँ पे पास करता हूँ रुपेश को। इस तरीके से सेव करता हूँ मैं यहाँ पे।
और इसे यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट 1 का डेटा जिस तरीके से चेंज होता है, सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 का डेटा भी यहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटा को हाइड भी करवा सकते हो। अब आप बोलोगे सर एक ही जगह पे तो 2 ही डेटा है, हाइड कैसे होगा? देखो, एक्चुअली जब वो डेटा रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 का भी डेटा देखने को मिलता है और ऑब्जेक्ट 1 का भी डेटा सेम देखने को मिलता है। अगर वो ऑब्जेक्ट 2 में चेंज करता है तो ओरिजिनल डेटा अपना कहाँ पे, ऑब्जेक्ट 1 में है। ऐसे मल्टीपल कॉपीज जो क्रिएट किए जाते हैं टू हाइड द डेटा। ठीक है, जहाँ पे फिर अपने को एक्चुअल लोकेशन नहीं पता होती कि वो करंट कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ओरिजिनल वैल्यू को होल्ड करके चल रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ हमें ही पता रहता है, अगर डेवलपर को नहीं पता रहता, तो इसकी वजह से आपके जो डेटा के हैक होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। ठीक है, दोनों के दोनों कंस्ट्रक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, दोनों के दोनों पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। दोनों के दोनों कौन से कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इसकी वैल्यूज को यहाँ पे क्या किया है, पास किया है। नेक्स्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रक्टर। नेक्स्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर वो स्पेशल मेथड होती है जो ऑटोमेटिकली कॉल की जाती है, जो ऑटोमेटिकली क्या की जाती है, कॉल की जाती है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर यूज। अगर मान के चलिए कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है ना यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है, वो कौन से हैं, स्टूडेंट और स्टूडेंट टू, ये दो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अगर अगर इन्हें ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या किया जाए, कॉल मतलब क्या अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं तो कुछ देर के बाद जावा का जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली इन ऑब्जेक्ट को मेमोरी से रिमूव कर देता है बाय कॉलिंग द डिस्ट्रक्टर। किसे कॉल करता है, वो डिस्ट्रक्टर को। इट इज अ स्पेशल मेथड दैट ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर यूज। अगर आपका ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से यूज में नहीं है तो ऐसे ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे किसे कॉल करते हैं, डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। When an object completes its life cycle, the garbage collector, जिसे हम GC कहते हैं, garbage collector, deletes that object and deallocates and release the memory occupied by the object। तो वो जो ऑब्जेक्ट मेमोरी ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, ठीक है, मेमोरी स्टोरेज में, तो वहां से उसे फ्री कर देता है। तो वो जैसे वो फ्री हो जाता है, वहां से मेमोरी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्टर देखिएगा, इट रिलीजेस द रिसोर्स ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा ऑक्यूपाई रिसोर्स को ये क्या करता है, फ्री कर देता है, रिलीज कर देता है। नो एक्सप्लिसिट कॉल रिक्वायर्ड, आपको एक्सप्लिसिट कॉल करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक होता है, जावा अपने हिसाब से इसे ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है। इट इज ऑटोमेटिकली इनवोक एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है वैसे ही वहां पे ऑटोमेटिकली उसे कॉल किया जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी में से उस ऑब्जेक्ट को रिमूव किया जाता है, तो आपकी मेमोरी फ्री हो जाती है। इट डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर एंड कैन नॉट बी ओवरलोडेड। सिंपल है, डिस्ट्रक्टर को भी आप पैरामीटराइज नहीं कर सकते और ना ही इसे आप ओवरलोड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के काम में आता है। ठीक है, अगर आपको फोर्सफुली करना है तो आप यहाँ पे फाइनलाइज का यूज कर सकते हो। इट इज अ डिफॉल्ट फॉर द प्रोग्रामर टू फोर्सफुली एग्जीक्यूट द गार्बेज कलेक्टर। अगर आप चाहते हो कि गार्बेज कलेक्टर अपने आप काम ना करे, आपकी मर्जी से काम करे, तो आप उसे जबरदस्ती क्या कर सकते हो, फाइनलाइज मेथड का भी यूज करवा सकते हो। तो फाइनलाइज मेथड क्या करती है, जबरदस्ती गार्बेज कलेक्टर को कॉल करती है और ऑब्जेक्ट की मेमोरी को क्या करती है, वहां पे फ्री कर देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की मेमोरी को थ्रू फ्री करने के लिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड वाइड फाइनलाइज, फाइनलाइज यहाँ पे कीवर्ड का यूज किया गया है, जो थ्रो करता है किसे, थ्रोवेबल को। अब ये क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो इसके लिए हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा। जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे उसी टॉपिक में यहाँ पे इसको हम आराम से समझेंगे कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, देखिए, द जावा ऑब्जेक्ट क्लास प्रोवाइड्स अ फाइनलाइज मेथड। यहाँ पे एक फाइनलाइज मेथड हमें प्रोवाइड करता है दैट वर्क्स द सेम एज द डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के जैसे ही काम करता है, लेकिन आप चाहते हो कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल ना हो, या फिर ऑटोमेटिक कॉल होने से पहले आप उसे खुद फोर्स करके बंद करना चाहो, तो यहाँ पे आप फाइनलाइज मेथड को भी क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इट इज नॉट अ डिस्ट्रक्टर बट इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। ये आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की मेमोरी से फ्री होने की वेट करने के बगैर आप खुद उसे क्या कर सकते हो, फोर्सफुली रिमूव भी कर सकते हो। इट इंश्योर्स द यूज ऑफ एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक क्लोजिंग द फाइल। या फाइल को क्लोज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि कभी कभी फाइल गलती से हमारे से ओपन हो जाती है, तो ओपन फाइल को डेटा रीड हम कर सकते हैं, तो हमें फाइल को क्लोज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बिफोर शटिंग डाउन द प्रोग्राम, प्रोग्राम को शट बंद करने से पहले आप इसे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। वी कैन कॉल इट बाय यूजिंग द मेथड इटसेल्फ और इन्वोकिंग द मेथड बाय कॉलिंग द सिस्टम डॉट रन फाइनलाइजर ऑन एग्जिट। तो रन फाइनलाइजर ऑन एग्जिट का मतलब होता है ये एक मेथड है जो सिस्टम के थ्रू कॉल किया जाता है। जैसे ही कॉल किया जाता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर ट्रू होती है तो क्या करता है कि जैसे आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है, जैसे आपका प्रोग्राम क्या हो जाता है, एग्जिट हो जाता है, वो फाइनलाइजर को कॉल करता है, और फाइनलाइजर जैसे कॉल किया जाता है वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इन सभी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। इस सभी ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, वहां से रिमूव कर देगा।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे रन फाइनलाइजेस जो है ऑन एग्जिट के टाइम पे क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। इट इज अ प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ अ ऑब्जेक्ट क्लास दैट इज डिफाइंड इन द जावा लैंग पैकेजेस। तो जावा डॉट लैंग जो पैकेज आता है ना हमारा, जो कि हम पढ़ेंगे पैकेजेस में, वहां पे इसे ऐड किया गया है। ठीक है। ये एक ही बार कॉल किया जाता है, क्योंकि ये एग्जिट के टाइम पे कॉल किया जाता है, एक ही बार कॉल किया जाएगा। We need to call the finalize method explicitly if we want to override the method। अगर इस मेथड को आप ओवरराइड करना चाहते हो, ओवरलोड और ओवरराइड दोनों डिफरेंट होता है, तो ओवरराइडिंग का हम आगे देखेंगे। तो ऐसे वक्त में आप तो जीसी कलेक्टर को यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेथड का यूज कर सकते हो, जो गार्बेज कलेक्टर को एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है। इट इनवोक्स व्हेन द हीप मेमोरी ऑफ इज फुल requires more memory for a new arriving objects। अगर आप नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट होते रहते हैं तो पुराने ऑब्जेक्ट को रिमूव करना पड़ता है। तो जावा वर्चुअल मशीन क्या करता है कि जब तक उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल यूज नहीं होता है तब तक उसे रिमूव नहीं करता है, लेकिन आप चाहते हो कि मेमोरी एलोकेट की जाए नए ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप फोर्सफुली भी इस मैकेनिज्म को क्या कर सकते हो, ट्रिगर कर सकते हो। Except for the unchecked exceptions, the Java virtual machine ignores all the exceptions that occurs by the finalize method। तो finalize method करते टाइम पे जो भी एक्सेप्शन आता है, अब एक्सेप्शन क्या होता है इसको हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग में, वहां पे आपको समझ में आएगा। तो जावा वर्चुअल मशीन उसे ऑटोमेटिकली क्या कर लेती है, कॉल कर लेती है, और कॉल करने के बाद यहाँ पे क्या करती है, उसे फ्री कर देती है। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, एक डिस्ट्रक्टर को कॉल किया है, डिस्ट्रक्टर एग्जाम्पल एक क्लास का नेम है, वहां पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया डी, उसको मेमोरी एलोकेट की गई बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, एंड देन आफ्टर दैट डीई को यहाँ पे दैट उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। फाइनलाइज करने के बाद उस डी को आपको नल करना जरूरी होता है, क्योंकि वो कुछ मेमोरी कंज्यूम ना करे। जैसे उसे फाइनलाइज करते हो, उसकी मेमोरी को आप क्या करते हो, नल कर देते हो, तो सिस्टम डॉट गार्बेज कलेक्शन जैसे कॉल कर लेते हो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाता है, वो मेमोरी एलोकेट नहीं कर पाता है। तो जैसे आप इसे फाइनलाइज मेथड को कॉल करते हो, उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। देख सकते हो, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड बाय द गार्बेज कलेक्टर। जैसे यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर को कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के बाद गार्बेज कलेक्टर से मेमोरी जो है रिमूव की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो आपका चैप्टर होता है ये कंप्लीट होता है। असाइनमेंट यहाँ पे आप देख सकते देखने को मिलता है। ठीक है। तो इस चैप्टर में बेसिकली कंस्ट्रक्टर के बारे में बताया गया है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली वो चीज होती है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आती है। कंस्ट्रक्टर क्या करने के काम में आती है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आती है। ऑब्जेक्ट को जब भी आपको इनिशियलाइज करना होता है, आप वहाँ पे किसका यूज करते हो, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हो। तो कंस्ट्रक्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के वेरियस टाइप्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं, कुछ रूल्स भी होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। वो रूल कुछ इस तरीके से हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, रूल्स फॉर डिफाइनिंग द कंस्ट्रक्टर। फर्स्ट रूल जो आपको देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, कंस्ट्रक्टर नेम should match the name with a क्लास। तो वो क्लास के नेम से मैच करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। कंस्ट्रक्टर किस तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है। नॉट इवन वाइड, कंस्ट्रक्टर किसी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और वो इवन वाइड भी नहीं। थर्ड याद रखना है, कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक। कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं होने चाहिए, वो फाइनल भी नहीं होने चाहिए, वो एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होने चाहिए, और लास्ट आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर आपके सिंक्रोनाइज भी नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, सिंक्रोनाइज नहीं होने चाहिए। दीज आर द थ्री रूल्स जो आपको याद रखना है एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है। और एक सेकंड चीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइप्स होते हैं। वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के दो टाइप होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सेकंड आता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। सेकंड कौन सा आता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।
ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को याद रखिएगा, आप ओवरलोड कर सकते हैं। You can overload a parameterized constructor। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप क्या कर सकते हो, ओवरलोड भी कर सकते हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है कंस्ट्रक्टर के टाइम पे। ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज अ कंस्ट्रक्टर टू कॉपी द डेटा। यू कैन ऑल्सो यूज अ कंस्ट्रक्टर टू कॉपी अ डेटा। तो डेटा को कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे किसका यूज कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखते हो तो आप प्रॉपरली कंस्ट्रक्टर का यूज किया जो कर सकते हो। तो आज का क्लास आपका यहीं पे खत्म होता है। तो यहाँ पे इस जो आज का टॉपिक पढ़ाया गया उसमें किसी को कुछ पूछना है? हेलो, आज के टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, डाउट नहीं है। तो आज का टॉपिक हम यही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, दैट्स द 8th चैप्टर। वो 8th चैप्टर है हमारा इनहेरिटेंस। हमें इनहेरिटेंस देखना है जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी का हम कल देखेंगे।